बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बैन और आए दिन जो हमारे बैंक अकाउंट्स में प्रॉब्लम जैसे अकाउंट फ्रीज, अकाउंट होल्ड और लीन अमाउंट जैसी समस्या के बारे में बात करूंगा। देखो, सच बताऊं तो मुझे इस बैन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम या इशू नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ गेम बैन कर देने से असली दिक्कत खत्म हो गई क्या? प्रॉब्लम कहीं और है और उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार चाहती है तो इसके और भी सॉल्यूशन निकाल सकती थी, जैसे कुछ लिमिट लगाना, कंट्रोल करना या फिर लोगों को गाइड करना कि गेमिंग को कैसे बैलेंस करें। इससे ऑनलाइन जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उससे उनके खेलने में भी सुधार किया जा सकता था और उनकी पैसा लगाने की आदत, गंवाने की भी आदत छुड़ाई जा सकती थी। गेमिंग पर बैन लगाने का मतलब ये नहीं है कि गेम पूरी तरीके से दुनिया से गायब हो गया है या फिर बंद हो गया है। भारत सरकार जब किसी गेम या ऐप को बैन करती है तो असल में क्या चीजें होती हैं, चलिए आपको समझाता हूँ। नंबर फर्स्ट, ऐप स्टोर से हटाना। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे वो गेम डाउनलोड के लिए हटा दिया जाता है। मतलब कि आप लोग जब सर्च करेंगे तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप लोग को वहां नहीं शो होगी। मतलब नए यूजर्स आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते, और आसानी से डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि यह विकल्प उनके लिए हटा दिया गया तो वह इसको और भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आगे मैंने वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया है। नंबर सेकंड, सर्वर्स ब्लॉक करना। सरकार आईएसपी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल को आदेश करती है कि उस गेम के सर्वर्स को भारत में एक्सेस ना होने दे। नतीजा, भारत में गेम खुलना बंद हो जाता है या नेटवर्क एरर दिखता है। नंबर थर्ड, जो पहले से गेम इंस्टॉल कर चुके हैं उनका क्या? कभी कभी पुराना इंस्टॉल गेम कुछ दिन या हफ्ते तक चल जाता है। अगर सर्वर्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो तो धीरे धीरे ये सबके लिए बंद हो जाता है। नंबर 4, वीपीएन से खेलना। बहुत सारे लोग वीपीएन लगाकर बैंड गेम्स को एक्सेस कर लेते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य गेम पर बैन करना था। कोई भी अपना पैसा फालतू में खेल में ना गवाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि मुझे ये बताए कि जो लोग फिर भी वह गेम एक्सेस कर पा रहे हैं और उसमें पैसे लगा रहे हैं और लगातार हारते ही जा रहे हैं, तो आप उनका पता कैसे लगाएंगे कि वह लोग गेम खेल रहे हैं? आप पता तो सिर्फ उसका तब लगा सकता है ना कि जो कोई उसे गेम को बड़ी राशि या बड़े अमाउंट जीतकर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करता है। आप तभी तो जान पाएंगे कि उसने ऑनलाइन जुआ खेला है, सट्टा खेला है। लेकिन आपका तो मेन मोटिव था कि जो लोग ऑनलाइन गेम में पैसा लगाकर अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं, आप तो उनको तब भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो होना है वो तो हो ही जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ बैन करने की बजाय और क्या किया जा सकता था? सरकार चाहती तो इन एप्स को रेगुलेट करके चलने देती। कैसे? नंबर फर्स्ट, स्ट्रिक्ट केवाईसी वेरिफिकेशन। हर प्लेयर के लिए आधारित बैंक से केवाईसी जरूरी। इससे माइनर्स मतलब 18 साल से कम और फेक अकाउंट को रोका जा सकता था। नंबर 2, स्पेंडिंग लिमिट। हर यूजर्स के लिए मंथली डिपॉजिट लिमिट तय हो, जैसे 5,000 to 10,000 से कोई ना ज्यादा लगा सके ना कोई इन्वेस्ट कर सके। इससे लोग एडिक्शन में अपना घर बार ना लुटा दें। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट रूल्स। गेम कंपनी को ये साफ बताना जरूरी हो कि कितना पैसा कंपनी अपने पास रखती है और कितना यूजर्स को वापस देती है, जैसे कसिनो और स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल। एप्स में सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शन होना चाहिए, यानी अगर किसी को लगता है कि वो एडिक्ट हो रहा है तो वो खुद को गेम खेलने से ब्लॉक कर सके। नंबर 5, टैक्स एंड लीगल रेगुलेशन। अगर सरकार इनको लीगल गैम्बलिंग की तरह रेगुलेट करती तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता, प्लेयर्स को भी एक सिक्योर सिस्टम मिलता, ब्लैक मनी और इलीगल बेटिंग साइट्स इससे और कम हो जाती। नंबर 6, अवेयरनेस कैंपेन्स। एड्स में साफ लिख दिया जाए, मतलब कोई भी गेम है उसमें साफ पहले से ही डिस्क्लेमर आ जाए, ये खेल स्किल प्लस लक पर आधारित है, इसमें पैसों का नुकसान हो सकता है। बच्चों और परिवार को एजुकेट किया जाए कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इनकम का सोर्स नहीं। सरकार इन गेम्स को रेगुलेट करती तो प्लेयर्स सेफ रहते, एडिक्शन कंट्रोल में रहता, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता। लेकिन डायरेक्ट बैन कर देने से इंडस्ट्री भी खत्म हो गई और यूजर्स इलीगल तरीके से गेम्स को एक्सेस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। एट द एंड उसको न्याय ही नहीं मिला जिसके लिए सरकार ने ये नया नियम लागू किया था। चलिए बात कर लेते हैं कि जो सरकार का नियम लगा है, अगर उस नियम के ऊपर जाकर कोई फिर भी ऑनलाइन जुआ या सट्टा या गैम्बलिंग आप चाहे जो कह लें खेलता है तो उसके साथ क्या होगा।
अगर किसी गेम पर भारत सरकार ने बैन लगाया है और फिर भी कोई इंसान उसको खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट और राज्य सरकार के ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। चलिए डीपली जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, वार्निंग एंड ऐप लॉक। पहले स्टेप में आईएसपी, जियो, एयरटेल आदि उस गेम को एक्सेस नहीं करने देंगे। अगर कोई वीपीएन लगाकर खेल रहा है और पकड़ा जाता है तो पहले वार्निंग मिलती है, फिर एफआईआर फाइल होती है। नंबर 2, फाइन। कई राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात ने ऑनलाइन बेटिंग गेम्स पर सख्त कानून बनाए हैं। पकड़े जाने पर अप्रॉक्स 5,000 to 25,000 तक फाइन ली जा सकती है लीगली। नंबर 3, पुलिस केस या फिर अरेस्ट। अगर केस बहुत बड़ा हो, जैसे पैसे का बड़ा ट्रांजैक्शन, बेटिंग या फ्रॉड, तो पुलिस एफआईआर फाइल कर सकती है। कुछ राज्यों में ये बेलेबल ऑफेंस है, कुछ में नॉन बेलेबल भी। मतलब कि एक बार सजा मिलने पर मुश्किल ये है कि आप उस सजा से बच सकें या फिर आपको बेल मिल सके। टैक्स एंड इनकम इशू। अगर वो इलीगल गेम खेलकर पैसे जीतता है तो वे पैसे ब्लैक मनी माने जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन ले सकता है। तो ये रहा प्रावधान जो कि सरकार न खेलने वालों पे लगाया है। अगर लोग वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट में अपनी राय बताते चलेंगे तो मैंने जो बातें बताई हुई हैं वीडियो में शेयर की है वे किस हद तक सही हैं और गलत हैं या सही हैं, आप लोग कमेंट भी करते रहिए साथ साथ। अब बात करते हैं अकाउंट फ्रीज की या पुलिस एफआईआर की। आजकल भारत में लाखों लोग अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कमाई कर रहे हैं। ये कमाई उनके स्किल, इंटरेस्ट और समय पर निर्भर करती है। मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाता हूँ। नंबर 1, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम करके कमाई, जैसे अपवर्क, बाइनेंस, फॉरेक्स, फाइबर, freelancer.com, टॉपटेल। ये हाई लेवल स्किल वालों के लिए होता है। यहाँ लोग कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल जनरेशन, वीडियो एडिटिंग, क्रिप्टो बाई एंड सेल, शेयर रेवेन्यू एंड मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं। ये ज्यादातर पेमेंट, ये जो कंपनियां होती हैं ज्यादातर पेमेंट यूएस डॉलर, यूएसडीटी मतलब जिसको बोलते हैं, और यूरो या पाउंड में पेमेंट करती हैं। लेकिन जब पैसा आपके बैंक खाते में आता है तो वो अपने आप आईएनआर मतलब कि भारतीय रुपए में कन्वर्ट होकर आता है। पेमेंट आपको किस मेथड से होते हैं? पेपैल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, स्विफ्ट, आईएमपीएस, इन माध्यम से आपके बैंक खाते में आते हैं। लेकिन सोर्स ऑफ डिपॉजिट थर्ड पार्टी से हुई है या फिर हाई अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या फिर कोई ट्रांजैक्शन हमने क्रिप्टो टू आईएनआर ले ली है तो भी अकाउंट का रिस्क होता है। भाई जब हर सिचुएशन में अकाउंट को रिस्क में डालना है तो इंडिया में इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही क्यों कराए? इससे अच्छा हटा दो सब, ओनली सारा सिस्टम कैश टू कैश कर दो। नो यूपीआई, नो नेट बैंकिंग, नो स्कैम। बस फिर क्या है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन का जैसे पता चलता है इतना जानकर बैंक वाले हमारे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं कि फिर अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। जब बैंक को कॉल लगाओ तो बैंक एम्प्लॉय लोग बोलते हैं ऊपर से कॉल आया था इसलिए हमने फ्रीज कर दिया, और किसी तरीके से ऊपर बात करो तो वो लोग बोलते हैं आरबीआई ने किया, साइबर वालों ने किया। ये इतना आसान है क्या कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग जैसे तैसे करके अपनी कमाई रोजी रोटी चलाते हैं और हम लोग इतनी आसानी से आरबीआई और साइबर वालों से बात कर पाएंगे डायरेक्टली? और तो और जब ज्यादा पूछताछ करो तो जेल में डाल देने की धमकी तक भी दी जाती है। अब आखिर में एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान करे तो क्या करे? या तो उसको उतना पैसा भूल जाए जो कि उसके अकाउंट में है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। अंत में सब मिला जुला कर आपको उतना अमाउंट पे करना ही होगा जितना अमाउंट आपका होल्ड हो रखा है या जितने अमाउंट पर आपके लीन लगा हुआ है। चलिए मैं साथ साथ आपको लीन अमाउंट भी बताता हूँ कि लीन अमाउंट क्या होता है। लीन अमाउंट वो राशि या मतलब वो ट्रांजेक्शन, वो अमाउंट होता है जो कि सस्पिशियस तरीके से हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, और वो राशि जहाँ से आई होती है या पैसा जहाँ से आया होता है वो हमको बकायदा पता होता है, लेकिन हमने सही इंसान से पैसे लिए हमको मालूम है, लेकिन फिर भी सस्पिशियस एक्टिविटी बोलकर अकाउंट को फ्रीज या लीन कर दिया जाता है। मैं आपको बहुत दूर की नहीं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मेरे अकाउंट में कुछ दिन पहले करीबन 75-76 हजार के करीब रुपए थे। फिर मुझको कोई काम लगता है, मैं अचानक से किसी को 2,000 रुपए ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन मेरे पेटीएम पर मुझे पॉपअप शो होता है योर अकाउंट हैज बीन फ्रोजन। जब मैं फोन करता हूँ बैंक तो वो लोग बताते हैं कि आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है। अच्छा ठीक है, मुझे तो सब मालूम है कि मेरा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ मैंने खर्च किए हैं, या फिर मैंने पूरी जानकारी अपने हिसाब किताब की रखता हूँ। तो बात ऐसी थी, मैंने थोड़े और पैसे खर्च किए और जाना कि किसी अजय वर्मा ने 1-2 करोड़ के आसपास कोई स्कैम किया था और उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे। ऐसा साइबर वालों की रिपोर्ट में लिखा था, और मेरे अकाउंट में जो पैसे आए थे वो मुझे डायरेक्ट नहीं आए थे। मैं 8th मीडियम था, समझ रहे हैं आप? 8वां माध्यम, मतलब कि वो पैसे किसी पहले को आए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ऐसे करके मैं 8वां टारगेट था कि वो अमाउंट या ट्रांजैक्शन जो मेरे अकाउंट में आई थी किसी 7वें बंदे ने भेजी थी मुझे, और मैं 8वां था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो पैसा मैं कहीं आगे भेजता तो सारे अकाउंट लाइव से आपस में कनेक्ट होते और सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते। मतलब कि गलती किसी और की थी और
वो पकड़ा भी गया जिसने स्कैम किया था, लेकिन सरकार का ये आदेश था कि जो भी बड़ा ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसने जिन जिन अकाउंट्स में उसकी ट्रांजेक्शन रोटेट हुई थी उन सारे अकाउंट को लाइन वाइज फ्रीज करवा दिया। भाई इसमें मैंने क्या किया या फिर मेरे नीचे वाले जितने लोग थे उनकी कसूर, उनकी गलती बताना जरा, और उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। तो तब मैंने अपने वकील से पूछा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा, तो उसने साइबर ऑफिस में मेरे अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसने बोला कि 17,853 रुपए जो अमाउंट लीन अमाउंट है वो मुझे भरना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ FIR में भी मेरा नाम है तो मुझे उसे भी हटवाना पड़ेगा। तो मैं मेरा लीन अमाउंट 17,853 प्लस नाम हटाने के लिए 10,000 प्लस मेरे वकील की फीस 25,000, मतलब टोटल 52,853 रुपीज दिए। चलिए मेरे पास एक ही अकाउंट है तो मेरी मजबूरी थी, मैंने दिए। लेकिन अगर किसी मिडिल क्लास को या किसी गरीब के साथ ये सेम प्रॉब्लम होती तो वो इस प्रॉब्लम से निकल पाता? यह बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्या? या सिर्फ जुआ सट्टा या खेलना ही बड़ी प्रॉब्लम है? सरकार से विनम्र निवेदन है कि जिसको जो भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी करना है वह उसको स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए, और जो वास्तव में स्कैम का पैसा है, जो लोग उसके असली भागीदार हैं, उनको पकड़ा जाए, और बाकी जो आम जनता ज्यादा ट्रांजैक्शन कर दी है तो आप लोग के हाथ में सब कुछ है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या APK आप लोग बनाइए, जैसे आदमी लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड से कोई चीज बाय करता है तो जब बिल भरना होता है तो एक दिन पहले ही रिमाइंडर आने लगता है पेमेंट करने के लिए, वैसे ही ज्यादा ट्रांजैक्शन करके आप उसका अलग ही एक्स्ट्रा इनकम की टैक्स कट कर लें एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसा करने से आदमी आराम से अपना काम भी कर पाएगा और कुछ इलीगल भी नहीं होगा, और सरकार को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन के असर पर और अकाउंट फ्रीज, होल्ड और लीन अमाउंट जैसी समस्याओं पर। मेरी राय ये है, सिर्फ बैन लगाना सॉल्यूशन नहीं है, और इनोसेंट लोगों को पनिश करना भी गलत है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।